नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास और अहम खबरों के साथ। यूपी के जनपद फतेहपुर में जिहादी मानसिकता के एक युवक द्वारा मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित करने और चोरी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि जनपद फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के ग्राम माधवपुर में कल देर रात्रि वासिक कुरैशी उर्फ गुड्डू नाम के युवक ने चोरी की नीयत से मंदिर के अंदर घुसकर घंटी और अन्य पूजा सामग्री चोरी कर ली और चोरी करने के बाद वहीं स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़कर भाग निकला। सुबह पुजारी व अन्य हिंदू संगठनों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना अध्यक्ष अविलाश तिवारी ने जिहादी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया। जनपद में सांप्रदायिक मामले की बात करें तो यह पहला ऐसा मामला है जिस पर पुलिस ने संपूर्ण धाराओं में मुकदमा लिखकर जेल भेजने का कार्य कर रही है। हालांकि किसी भी सांप्रदायिक मामले में पुलिस ने लापरवाही नहीं बरती, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर जिहादी मानसिकता के युवक को पकड़कर शामिल सभी सुसंगत धाराओं में जेल भेजना हिंदू संगठनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फतेहपुर में मंदिर में लगे घंटे चोरी किए गए हैं। एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति था, वो चोरी करने की नियत से भी गया था, मूर्ति तोड़ने की नियत से भी गया था। तो वहां के पहले जितने घंटे थे उसने घंटों को खोला है। उसके बाद जब घंटे उसके खुल गए हैं, अपनी चोरी में सफल हो गया है, तो उसने मूर्ति तोड़ दी। मूर्ति तोड़ने के बाद वहां के पुजारी को जानकारी हुई, तुरंत जो है पुलिस ने वहां एक्शन लिया है और उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में और जो भी धाराएं हैं हमारे हिंदू धर्म की भावना को भड़काने के लिए और हिंदू धर्म की देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ने के लिए ऐसी धाराओं में जो मुकदमे बनते हैं, मुकदमा किया गया है। इंस्पेक्टर साहब का और जिला प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा, उसको 20 मिनट में पकड़ लिया गया और आज शायद वो जेल भी जाएगा। जो भी हमारे धर्म के खिलाफ ऐसा काम करेगा, बजरंग दल सक्षम है, प्रशासन तो सक्रिय है। यदि प्रशासन कहीं ढीला होता है तो हम लोग उसकी मार मार के आंखें निकालेंगे। यदि हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को ठेस पहुंचाने का काम करेगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। अब ये दूसरे को हिदायत है, यदि किसी ने दोबारा ऐसा किया तो फिर हम लोग ये भूल जाएंगे कि वो जिंदा रहेगा कि मरेगा। उसके खिलाफ हम लोगों को क्या करना है हम खुद करेंगे। जनपद फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के ग्राम माधवपुर में कल देर रात्रि अराजक तत्वों के द्वारा दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित करके 2 टुकड़ों में कर दिया गया था। उसके बाद से ही पुलिस हरकत पे आई और तत्काल ऐसे विक्षिप्त और आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करी है। अभी तक जनपद फतेहपुर में जितने भी सांप्रदायिक मामले रहे उस पर पुलिस ने हमेशा ढीला ढवाली की है। जनपद का पहला एक ऐसा मामला आया है जिस पर पुलिस एक्शन पे है और आरोपित को पकड़ करके जेल भेजने का कार्य किया जा रहा है। कैमरामैन रामबरन के साथ मैं सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज फतेहपुर। यूपी के सीतापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीतापुर के मानपुर में जिहादियों की दरिंदगी देखने को मिली और मुस्लिम युवकों ने मानपुर थाना क्षेत्र में कल विधवा हिंदू महिला के साथ जिहादियों ने बलात्कार किया है, जिसके चलते महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल एक महिला संग जिहादियों ने बलात्कार कर दिया। वहीं जानकारी के अनुसार कादिर पुत्र शब्बीर, आरिफ पुत्र शरीफ, खिताबू पुत्र मुबीर ने कल महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा पहले महिला को सीएससी मानपुर में भर्ती कराया गया। इसके बाद हालत में सुधार न होने के कारण उसे सीतापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक ओर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा सख्त रूप से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के रोकथाम के लिए आवेदन आदेश दिए गए हैं और कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रकार से महिला संग हुई घटना से सीतापुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रही है। फिलहाल प्रकरण के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार के द्वारा जानकारी दी गई है। आज दिनांक 13/14 की रात्रि करीब 2:30 बजे थाना मानपुर पुलिस को थाना स्थानीय क्षेत्र के गांव में एक युवती से बलात्कार की सूचना मिली। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर आए हैं। युवती को प्राथमिक चिकित्सा हेतु सीएससी बिस्वा तत्पश्चात जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इस प्रकरण में आरोपित 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है और पीड़िता के परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अपराध पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। इस मौके पर फील्ड यूनिट की भी टीम को बुलवाया गया है, जिससे तकनीकी सभी साक्ष्यों का संकलन किया जा सके। प्रकरण को अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए इसकी सभी विधिक एवं तकनीकी पहलुओं से जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मौके पे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के कुशीनगर के पडरौना से है, जहां जनपद कुशीनगर के जटहा थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि जटहा थाना अंतर्गत घूर छपरा के मनिया छापर में मुकुंद कुशवाहा व सुरेश गिरी के खेत में गौवंशीय पशु का सर मिलने से हड़कंप मच गया। ऐसे में मौके पर पहुंचे भाजपा नेता पप्पू पांडे ने थाना अध्यक्ष जटहा को बुलाकर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान थाना अध्यक्ष जटहा ने 24 घंटे की मोहलत मांगी। इस मामले में कासिम अंसारी और फिरोज आलम 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। 4 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपा है। इसमें महाराज जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीरो टॉलरेंस है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी गौहत्या न हो, गौहत्या बंद कराई जाए। महाराज जी द्वारा निर्देशित करने के बावजूद भी कुशीनगर जनपद में जगह जगह गौहत्या कराया जा रहा है, जगह जगह, जिसमें पुलिस सक्रिय भी है समय से, उसके बावजूद भी गौहत्यारों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कल हम लोग इसी के तहत गए थे जटहा बाजार थाना क्षेत्र में। एक गांव है पतलार गांव के पास जो है, पतलार गांव के पास एक जो है गन्ने में वो जो है गौ का वो जो कटा हुआ सिर मिला। उसमें देखा गया कि दर्जनों की संख्या में पहले से भी काटे हैं, कुछ जो है ताजे भी काटे हैं, जिसमें शायद गिरफ्तारी अभी जो है अधिकारी द्वारा कहा गया कि उसमें गिरफ्तारी कर लिया गया। लेकिन पूरे जनपद में टीम बना के अगर जो है शीघ्र से शीघ्र जो है ऐसे गौ तस्करों पर रासुका लगा के बड़ी से बड़ी कार्रवाई नहीं की गई और सरकार को बदनाम कराने की कोशिश जो की जा रही है, उनको चिन्हित करके उनको ठीक नहीं किया गया, महाराज जी के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की गई, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। महाराज जी को जाकर प्रतिनिधि मंडल बना के महाराज जी को भी अवगत कराने का काम करेंगे। यूपी के संभल हिंसा केस के बाद भले ही संभल का माहौल शांत हो गया हो, लेकिन संभल हिंसा के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। हिंसा के मास्टरमाइंड एवं भगौड़े शारिक साटा की पत्नी से पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद बड़े खुलासों की उम्मीद है। दरअसल दुबई से संभल की हिंसा की साजिश के रचने के आरोपी गैंगस्टर शारिक साटा की पत्नी से पुलिस ने पूछताछ की। करीब घंटे भर पुलिस की पूछताछ चली। हिंसा में शामिल शारिक साटा गैंग के बाकी गुर्गों एवं शारिक साटा समेत गुर्गों की संपत्ति पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। सारिका साटा गैंग कई और गुर्गों की पुलिस ने जानकारी हासिल कर ली है और आने वाले दिनों में हिंसा में शामिल कुछ और गुर्गों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं गैंग की संपत्तियों पर भी बड़ा खुलासा हो सकता है। अपराधी है, उसकी पत्नी से पूछताछ हुई है, कोई नोटिस दिया गया है, क्या मामला है संभल का सर? 24 नवंबर को थाना कोतवाली संभल स्थित जामा मस्जिद के निकट हुई हिंसात्मक घटना के पश्चात अनेक लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक अभियुक्त सारिक साटा जो कि गैंगस्टर रहा है, इसका नाम इस विषय में प्रकाश में आया कि इसके गैंग के सदस्यों के द्वारा सक्रिय रूप से घटना कारित करने में अपना योगदान दिया गया था। इस संदर्भ में अभियुक्त की पत्नी को भी पूछताछ के लिए लाया गया था और इस संदर्भ में से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में काफ़ी चीज़ें संज्ञान में आई हैं, उन्हें तस्दीक किया जा रहा है। साक्ष के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या खास है सर उसमें? कुछ संपत्तियां जुड़ी हों, यहाँ की कुछ अपराधी कुछ और जुड़े हुए हैं, क्या और खास निकल के आ पा रहा सर? अपराधी द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। साथ ही इसके गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि घटना में यह और इसके साथी किस तरह से सक्रिय थे। गहराई से छानबीन की जा रही है और छानबीन के पश्चात साक्ष्य के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संभल में पुलिस का एक्शन तेज है, जहां संभल हिंसा के दंगाइयों को पुलिस किसी भी हालत में छोड़ने के मूड में नहीं है। जहां पुलिस ने संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साटा की पत्नी से लगभग पूछताछ की है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पुलिस इस पूछताछ के बाद में कुछ नया खुलासा कर सकती है। सारिक साटा वो कुख्यात अपराधी था जो वाहन तस्करी एवं तस्करी करता था, जो फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। वहीं से संभल हिंसा की साजिश करता था। वहीं पुलिस उसके मास्टरमाइंडों की तलाश में है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। यूपी के कानपुर में कूट रचित दस्तावेजों से फ्लैट बेचने के नाम पर व्यापारी नेता अपने साथियों के साथ मिलकर जिला खाद्य वितरण विभाग की मार्केटिंग अफसर से 24 लाख रुपए हड़प लिए हैं। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर 3 लोगों पर रावतपुरा थाने में धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है। ADCP पश्चिम विजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है, विवेचना की जा रही है, विधि कार्रवाई भी की जाएगी। थाना रावतपुर क्षेत्र अंतर्गत लाट के नाम पर रुपए हड़पने के संबंध में एक संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
साक्ष्यानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिलते ही सुदर्शन न्यूज की मुहिम घुसपैठिया मुक्त भारत अभियान का असर गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में देखने को मिला है। बता दें कि सेक्टर 39 नोएडा पुलिस सुदर्शन न्यूज की मुहिम घुसपैठिया मुक्त भारत अभियान का असर नोएडा में हुआ। नोएडा पुलिस द्वारा प्रदेश की आरती गौतम बुद्ध नगर में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन पहचान नाम से धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने नेतृत्व में थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरोला, सलारपुर, हरोला, सदरपुर, छलीरा आदि में ऑपरेशन पहचान के तहत तलाशी अभियान चलाया है, जो कि क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे थे। फरुखुद्दीन, मोमीन, कामरुल, रबीउल इस्लाम सहित पकड़े गए सभी बांग्लादेशी जिला ठाकुर गांव बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो कि काफी समय से नोएडा में अवैध रूप से रह रहे थे। इनके कब्जे से 6 फर्जी आधार कार्ड व 1 फर्जी पैन कार्ड बरामद कर आगे की कार्रवाई जारी है। थाना 39 पुलिस द्वारा 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सारे बांग्लादेशी ऑपरेशन पहचान, जो कि हमारा अभियान काफ़ी दिनों से चलाया जा रहा है, उसके तहत गिरफ्तार किए गए हैं। और जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि ये किशनगंज बांग्लादेश से बंगाल और किशनगंज होते हुए यहाँ आए हैं और अभी 10 दिन पहले यहाँ आए थे। इस मामले में इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इनके पास से जो आईडी निकली है उसकी भी जाँच की जा रही है और संबंधित सभी एजेंसियों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। आगे पूरी गहन जानकारी करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मथुरा में 4 गैंगस्टर अपराधियों की करोड़ से अधिक संपत्ति को जब्त किया गया है। बता दें कि मथुरा गोवर्धन पुलिस ने 4 गैंगस्टरों की अवैध संपत्ति कुर्क की है। गांव देवसेरस निवासी मुबीन खान, यूसुफ आमिर, अरशद के खिलाफ कार्रवाई की गई। सहायक पुलिस अधीक्षक व कार्यवाहक थाना प्रभारी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि 1 करोड़ 23 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। इस दौरान मुबीन खान का 1 मकान, 1 बाइक, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, यूसुफ का मकान, 1 बाइक, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर व हैरो सहित 85,000 रुपए, आमिर का मकान, पिता अली जान के नाम पर जमीन और 1 बाइक और 1,45,000 रुपए जब्त किए हैं। अरशद का मकान से 1 बाइक जब्त की है। यह सारी संपत्ति गैर कानूनी काम द्वारा अर्जित की गई थी। आगे की कार्रवाई भी जारी है। देखिए, गोवर्धन में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। यहाँ पर जो गांव पड़ता है देवसेरस, वहां पर 4 लोगों का, मोबीन, यूसुफ, अरशद और आमिर, इन 4 लोगों की संपत्ति को पुलिस के द्वारा गैंगस्टर अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 14(1) की कार्रवाई के अंतर्गत इनकी संपत्ति को जब्त किया गया। इस संपत्ति का मूल्यांकन लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपए का था और ये अगले आदेशों तक जब्त रहेगी। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने बकरा चोर गैंग का भांडाफोड़ किया। बता दें कि 6 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां उनके कब्जे से चोरी के 4 बकरे बरामद किए गए। बता दें कि दिन में रेकी कर रात में बकरों को चोरी करते थे, जहां आसपास के जनपदों में बकरों को बेच देते थे। मामले में खीरो थाना पुलिस ने गिरफ्तारी कर कार्रवाई की है। ये आज रायबरेली पुलिस ने 2 थानों ने गुड वर्क किया है। पहला है खीरो में, जिसमें उसने जो है बकरी चुराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 31/25 पंजीकृत किया गया है। इनके पास से 4 बकरे और 3500 रुपये बरामद किए गए हैं और इनके और भी सह अभियुक्त हैं, जिनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये लोग स्थानीय थाना क्षेत्र से बकरी चोर करके संगठित तरीके से कानपुर में इसको बेच रहे थे। अन्य भी कई घटनाएं इन्होंने की होंगी, इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में दबंग ग्राम प्रधान व अन्य लोगों की दबंगई एक बार फिर सामने आई, जहां अपने ही निजी जमीन में एक पीड़ित परिवार छत पर नहीं लगवा पा रहा है। जटहा बाजार थाने का कई बार चक्कर लगाने के बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला। पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी पीड़ित न्याय की गुहार लगा चुका है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से एक बार फिर मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग की है। हमारी सुनवाई थाने से नहीं हुई, मैं यहाँ तक आया और हमारा घर का लिंटर रोका जा रहा है। कैलाश और जयचंद प्रधान, ये सारे लोग हमारे रोक रहे हैं घर को, छत का लिंटर नहीं होने दे रहे हैं। सारा मटेरियल गिर चुका है। आज 22 दिन से मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ और कह रहे हैं उनके घर के कैलाश के 10 लोग हैं, 10 लोग कह रहे हैं गोली मार देंगे, तुम्हारा घर नहीं बनने दिया जाएगा किसी भी मौके तरह से। क्यों? कैसी ज़मीन है? क्यों? हमारी काश्तकारी ज़मीन है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम लोग गरीब बंदे, हम 2 ही आदमी हैं, वो लोग 10 आदमी हैं। सारे लोग मिल के चारों तरफ से मार रहे हैं कैलाश कुशवाहा के घर के पूरे व्यक्ति।
इसके लिए पुलिस बनाई गई है, पुलिस आपको क्या सहयोग? पुलिस के पास दो बार गया मैंने, दोनों बार खाली फाइल बना के रख ले रहा है, सुनवाई आ ही नहीं रहा है। जब भी हम तैयारी बना रहे हैं घर का लिंटर लगाने के लिए तो उनको आके चढ़ा दे रहा है, हमको आके रोक दे रहा है। प्रधान की इसमें क्या भूमिका है? प्रधान का कोई भूमिका नहीं है, फिर भी आकर रहा हमारा, हम जब तक रहेंगे तब तक नहीं होने देंगे। क्यों? अब पता ना उसको माला क्यों। अभी यहाँ है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या आश्वासन? यहाँ पे आश्वासन नहीं मिला कि जाकर अपना घर बनाओ, और कोई कार्रवाई करते हैं फिर उनको उठा के लाएंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां प्रदेश सरकार गौवंश के स्वास्थ्य के प्रति हर एक गौशालाओं में लाखों रुपए खर्च करती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रदेश की कई गौशालाओं में गौवंश की दयनीय स्थिति देखने को मिल रही है। मामला जनपद लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद के ग्राम मड़िया की गौशाला का है, जहां पर गौवंश अपनी मौत की भीख ईश्वर से मांगती हुई नजर आ रही है। जब सुदर्शन की टीम मौके पर पहुंची तो गौशाला की हालत देखकर वहां के सेक्रेटरी अखिलेश यादव से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत पहुंचने की बात कही, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचे, जहां पर गौवंश के लिए कोई चारे की व्यवस्था नहीं थी और कई गौवंश तो अपने घाव को लेकर परेशान दिखे, जिनसे खून बहता हुआ नजर आ रहा था। इस वक्त हम जनपद लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हो हमारे पीछे मढ़िया गौशाला ये है, जहां पर लिखा हुआ है अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल मढ़िया सड़क, जो थाना हैदराबाद क्षेत्र में ही पड़ती है। तो आज सुदर्शन की टीम गौशाला जो क्षेत्र में बने हुए हैं करने के लिए निकला है, जहां आप देख सकते हो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार गौवंश को लेकर इतना सजग है, इतना चिंतित है कि प्रति गौवंश पर अच्छा खासा खर्चा करती हुई नजर आ रही है। फिर भी आपने देखा, हमने दिखाया अंदर गायों की कंडीशन, बैलों की कंडीशन, साढ़ भी यहाँ पर हैं, टैग में है। प्रति गाय पर, प्रति जानवर पर सरकार लगभग 50 से 60 रुपए खर्च कर रही है प्रतिदिन के हिसाब से। उसमें सूखा भूसा, चोकर और हरा चारा भी सम्मिलित है। अभी आपने देखा कहीं भी हरे चारे का नाम भी नहीं है, कहीं भी खली का नाम नहीं है, कहीं भी चोकर का नाम नहीं, केवल सूखा भूसे पर ही ये गौवंश जो है जीवित हैं। किस तरह से रह रहे इनका शारीरिक आपने देखा, मैंने शरीर इनका दिखाया, हड्डियां बाहर चमक रही हैं, आंख से ब्लड आ रहा है। मिलता वो भी हम खिलाते हैं जानवरों को जी, और 30-40 पूरा पर डे आते हैं। तो आज क्या कारण है कि हरा चारे का एक भी मुठा नहीं आ रहा है? कितना बच गया है लगभग? वही भरने गए हैं डल्लभ से, पर डे आता है। यहाँ से काश्तकारों से पूछ लिया जाए टीम को क्यों नहीं दिखाई कि हरा चारा आता है या नहीं। सुदर्शन की टीम को दिखाई क्यों नहीं पड़ा? जी आपके सामने इस समय नहीं आया, आता ही होगा। इस समय हमारे सामने यहाँ पर नहीं आया। यूपी के कुशीनगर में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां महोत्सव के अंतर्गत दोनों देशों के पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। दोनों देशों के कई लोग इस आयोजन में शामिल होंगे। अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में दोनों देशों के डेलीगेशन शामिल होंगे। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन कर भारत नेपाल के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा देने के लिए आयोजन होता है। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम में कुशीनगर के बुद्ध पीजी कॉलेज परिसर में कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत ही सुखद अनुभव महसूस हो रहा है। यह दूसरा है, पिछले बार हुआ था, उसके बाद दूसरा ये हमारा नेपाल भारतीय जो मैत्री महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये होना चाहिए। ये भारत और नेपाल ये दो पड़ोसी देश ही नहीं है, पौराणिक हमारा इनसे रिश्ता है। भगवान रामचंद्र जी से लेकर के कई चीजें हमारे महाभारत में आती हैं, तो ये आपसी संबंध तो होना ही चाहिए। आज भी हमारी बेटी रोटी के भी संबंध है, हमारी शादियाँ इंडिया से नेपाल में होता है, हमारे मदेशियों में होता है, काठमांडू तक होता है। ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की और आदरणीय योगी जी की, और हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं आदरणीय जयवीर सिंह जी का, जिस तरह का कार्यक्रम का बढ़ावा दे रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में नेपाल और भारत तो एक है ही है। वो हिंदू राष्ट्र पहले भी था, उसकी तरफ अग्रसर भी है। हमारी प्रार्थना रहेगी कि इस तरह की सभाएं हमेशा होती रहें और आपसे मेल। यूपी के सीतापुर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित पूर्णागिरी मोहल्ले में करीब 3 बजे एक महिला का शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। मौके से मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला के 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसके छोटे भाई द्वारा अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये पूर्णागिरी मोहल्ले से आज करीब 3:30 बजे के आसपास दोपहर में यह जानकारी मिली कि एक महिला का शव
उसके घर में मिला है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और सभी अधिकारीगण मौके पर आए हैं। प्रारंभिक जानकारी ये मिली है कि इस महिला जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या की गई है, इनके 2 बेटे हैं और इसमें से एक बेटा इस घर में रहता था। जो बड़ा लड़का है विपिन, विपिन उसके अनुसार जो छोटा भाई है उसने इसकी मां की हत्या की है। इस संदर्भ में अभी एफएसएल की टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी की जा रही है। अभी प्रारंभिक एक पक्ष की जानकारी मिली है, तहरीर वगैरह लेने की कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पहले पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाएगा। इसके बाद इसके बारे में गहनता से जानकारी की जाएगी पूरे प्रकरण की। यूपी के शामली में जिला पंचायत शामली के सभागार में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने विकास कार्यों एवं राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को सीएम डैशबोर्ड पर दर्शाया गया। डाटा के अनुसार लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक में सभी एसडीएम सहित समस्त संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल हो गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पीछे छोड़कर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री की सूची में स्थान प्राप्त कर लिया है। इंडिया टुडे द्वारा कराए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की रेटिंग 55.4% है। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे 2 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लोगों में से 55% उत्तरदाताओं ने मुख्यमंत्री की कार्यकुशलता और नेतृत्व पर संतोष व्यक्त किया। सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं ने बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और कानून प्रवर्तन सुधारों पर असम मुख्यमंत्री द्वारा किए गए प्रयास पर संतोष व्यक्त किया है। सर्वेक्षण में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्र में प्रगति के लिए भी मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया गया। मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता इसका ही कारण है। सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों की सूची में असम के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है। बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत सहायक थाना क्षेत्र के भेड़िया रेखा में दिनांक 10 फरवरी में की सुबह गोली मारकर उमेश प्रसाद चौहान की हत्या कर दी गई थी। घटना में शामिल अभियुक्त सूरज चौहान शकीन खारी घाट थाना हसनगंज जिला कटिहार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जिला कटिहार पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। एक व्यक्ति उमेश प्रसाद चौहान जिनकी उम्र लगभग 55-60 के आसपास थी, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो इसमें चूंकि नामजद अभियुक्त एक ही था, लोगों ने उसको हत्या करते हुए देखा था। तो 72 घंटे के अंदर हम लोगों ने जो अपराधी था सूरज चौहान उर्फ गद्दू पिता रणधीर चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना में जो पीड़ित हथियार है, जो कि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा और जो पीड़ित परिवार है उनके द्वारा बताया गया, वो हथियार भी हम लोगों ने बरामद कर लिया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और हथियार की जांच के बाद इसको हम क्लियर कर लेंगे कि इसी हत्या से हत्या हुई है, दूसरा हत्या पे हुआ है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? इंटेंशन इसका बहुत ज्यादा कोई सीरियस नहीं है। ये बहुत कई दिनों से यहाँ पर चिड़िया मारने के लिए जो हथियार बताया गया है इसका इस्तेमाल करता रहा है। उस दिन भी इन लोगों में थोड़ी सी बकझक हुई है जब ये अपनी पोती के कपड़े लेके जा रहे थे। तो उसी बकझक में हल्की कहासुनी होने के उसी दरमियान में इसने गोली चलाई और चूंकि गोली बहुत क्लोज रख के चलाई थी और लगभग दिल के पास लगी, इसीलिए हुई हत्या। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां संत श्री आशाराम जी बापू जी की प्रेरणा से कपा स्थल में बापू जी के शिष्य रामा भाई के सानिध्य में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे व माता पिता के बीच मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। बता दें कि मातृ पितृ पूजन दिवस देश ही नहीं अपितु विदेश के 167 देशों में हर वर्ष 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के एवज में 20 साल पहले संत श्री आशाराम जी बापू जी के ने मनाने का संकल्प लिया था, जो आज बड़े स्तर पर हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सहित घरों में संत श्री आशाराम जी बापू जी की प्रेरणा से सभी धर्मों के लोग बड़े ही आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष हर वर्ष की तरह मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील के कपा स्थल में संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में श्री रामा भाई के सानिध्य में संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में मनाया गया। इस दौरान योग वेदांत सेवा समिति कपा स्थल द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया।
कि मातृ पितृ पूजन दिवस सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग मनाते हैं। होली दिवाली जन्माष्टमी तो हिंदू लोग मनाते हैं, शिवरात्रि, और क्रिसमस ईसाई मनाते हैं, ईद जो है मुसलमान मनाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा पर्व है जिसको सभी धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख सभी ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि ये पवित्र सौगात देने वाले, इस पावन प्रेरणा को देने वाले, पवित्र त्यौहार को प्रारंभ करवाने वाले विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी, जिन्होंने पूरे देश, पूरे विश्व को, जैसे आज ये मातृ पितृ पूजन दिवस मना करके सभी का हृदय पवित्र हुआ, वैलेंटाइन डे की कुप्रथा को हटा करके मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया, क्रिसमस की कुप्रथा को मिटा करके उन्होंने तुलसी पूजन दिवस शुरू करवाए। खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां साइबर अपराधों की रोकथाम व आमजन मानस को साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता करने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक अभियान के अनुक्रम में एसडीओपी रोशनी सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी दीपक बघेला, मड़वास चौकी प्रभारी केदार परोहा की उपस्थिति में विभिन्न स्कूलों में एवं ग्रामीण जन के बीच पहुंचकर साइबर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राएं एवं ग्रामीण जन सेफ क्लिक साइबर सुरक्षा अभियान अंतर्गत अपराध और उनसे बचने के उपाय बताया गया है। जिला के मड़वास चौकी में है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौकी प्रभारी केदार परोहा सर हैं। सर, जो ये अभियान साइबर सेल का अभियान चल रहा है, ये कब तक अभियान है और क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? ये सेफ क्लिक अभियान चल रहा है और जो 11 फरवरी होता है वो साइबर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ये 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा साइबर जागरूकता के संबंध में पूरे मध्य प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। आज उसका अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन के अवसर पर हमने लीला हायर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 300 बच्चों को साइबर जागरूकता का प्रोग्राम के तहत जागरूक किया है और उनको छोटे छोटे टिप्स बताए हैं। उन टिप्स के अंतर्गत फेसबुक का यूज़ करने वाले बच्चों को और उनके परिवारजनों को एक संदेश दिया है कि यदि जो भी अपने प्राइवेसी वाले जो कॉर्नर हैं उनको सुरक्षित रखें, ओनली मी करके रखें या ओनली फ्रेंड वाला ऑप्शन चुनें, ताकि अन्य कोई व्यक्ति उस जानकारी को देख ना पाए और आपके जो डेटा का दुरुपयोग ना कर सके। दूसरी बात, एक इस समय डिजिटल अरेस्टिंग का जो मुख्य मुद्दा चल रहा है, पूरे देश भर में अलग अलग जगह विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। इस संबंध में ही हमने बच्चों को जागरूक किया और समझाया कि अपने परिवारजनों को जागरूक करें कि कोई भी व्यक्ति यदि अनचाही वीडियो कॉल करता है तो उसको अटेंड ना करें, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो झांसे में न आए, तत्काल ही 1930 पर जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें, लोगों को जागरूक करें, सबको बताएं और अपने परिवारजनों को फ्रॉडस्टर के द्वारा जो फ्रॉड किया जा रहा है उससे फ्रॉड से बचने के लिए तैयार रहें। और यदि ऐसी कोई घटना होती है तो अपने संबंधित चौकी, थानों में नज़दीकी जाकर उसकी सूचना दें। इसके साथ साथ ही जो OTP फ्रॉडस्टर के द्वारा मांगा जाता है, तो OTP भी अन्य किसी व्यक्ति को जो आपके टच में नहीं है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, उसको OTP कतई ना बताएं। यदि कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है, OTP की मांग करता है, तो उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दें और संबंधित थाना चौकी में सूचना दें या 1930 पर कॉल करें। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति के साथ गलती से अनजाने में यदि कोई फ्रॉडस्टर फ्रॉड कर लेता है, उसकी राशि का दुरुपयोग करके किसी खाते में ट्रांसफर करा लेता है, तो उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को तत्काल ही 1930 पर कॉल करना है, ताकि राशि जिस खाते में ट्रांसफर हुई है उस खाते में होल्ड लगाया जा सके, ताकि बाद में उस राशि को फरियादी को या जो पीड़ित है उसको वापस कराया जा सके। इसी के साथ ये संदेश मैं देना चाहता हूं कि आप सभी लोग साइबर के संबंध में जागरूक रहें और अपने सहपाठी मित्रों को, सभी को ये संदेश लगातार सर्कुलेट करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। खबर कर्नाटक से है, जहां पद्मश्री से पुरस्कृत सुक्री बम्मा गौड़ा का निधन हो गया है। बता दें कि लोकगीतों की कोयल कही जाने वाली सुक्री बम्मा गौड़ा नहीं रहे। वे कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला के निवासी थे। उन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 88 वर्षीय सुक्री बम्मा गौड़ा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और वह शराबबंदी आंदोलन में सक्रिय रहे। उनके निधन पर देश और प्रदेश के तमाम गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। तो फिलहाल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।